फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए सामान्य हिंदी PYQ की तीसरी क्लास लेकर, जिसमें हम सामान्य हिंदी के विभिन्न प्रश्नों को हल करते हुए हिंदी व्याकरण को अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला प्रश्न है, उपयुक्त विशेषण शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण करें। उपयुक्त यानी कि सही विशेषण शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण करें। तो यहाँ पर हमारे सामने एक वाक्य दिया गया है, डैश चिथड़े लपेटे रहो, यानी कि हमें यहाँ पर एक विशेषण शब्द डालना है जो चिथड़े शब्द के साथ सही मेल खाता हो। तो सबसे पहले विशेषण क्या है? विशेषण का अर्थ होता है वे शब्द जो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, उसके बाद है चिथड़े शब्द का अर्थ क्या होता है? चिथड़े का अर्थ होता है कपड़े। अब विकल्प हमारे सामने क्या है? उचित अनुचित कपड़े पहने रहो। तो उचित अनुचित कपड़े क्या होते हैं? क्या कपड़े सही और गलत होते हैं? सही कपड़े गलत नहीं होते, इंसान के विचार होते हैं। नवीन प्राचीन कपड़े कपड़े पहने रहो, तो ये भी गलत है। नए पुराने कपड़े को एक साथ क्यों पहनेगा? अगले पिछले कपड़े ना, मतलब कपड़े एक ही तरह होते हैं, आगे पीछे के कपड़े अलग नहीं होते। तो चौथा जो विकल्प है, फटे पुराने चिथड़े पहने रहो या लपेटे रहो, बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि कपड़े जो हैं फटे पुराने हो सकते हैं। अगला हमारे सामने प्रश्न है, विषधर वह जो विश्व को धारण करता हो के लिए उक्त विग्रह क्या है समास के अनुसार। ठीक है, तो उक्त विग्रह है, ये किस समास का उदाहरण है, ये पूछा गया। तो समास में क्या होता है? विभिन्न तरह के समास होते हैं, 6 समास हैं हमारे मुख्य रूप से। अब जो विषधर है, ये हमें देखना है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। विषधर हम बोलते हैं सांप को। पर जरा सोचें, क्या विष को धारण करने वाला, इसका अर्थ है जहर को धारण करने वाला, है ना? तो विषधर हम सांप को ही क्यों बोलते हैं? उन सबको क्यों नहीं बोलते जिनके पास विष हो? क्या सिर्फ सांप के पास ही विष होता है? कई कई जो जानवरों के पास जो है विष होता है। ठीक है, केवल सांप के पास ही विष नहीं होता। तो यहाँ पर जब ऐसी बात हो कि किसी तीसरे यहाँ पर शब्दों के अलावा जो शब्दों में कहा है उनको छोड़कर किसी तीसरे की बात की जाती है, तो कल भी मैंने बताया था वो कौन सा समास होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कल मैंने उदाहरण पीताम्बर का दिया था, पीताम्बर मतलब पीले कपड़े, लेकिन वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो विष्णु भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी गजानन, लंबोदर इत्यादि किसी और के लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना? तो जो शब्द जो है किसी के लिए रूढ़ हो जाए, किसी तीसरे पद की बात करें, वो क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास होते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? तीसरा विकल्प होगा, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भास्कर शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन किया। अब भास्कर में जब भी आपको कहीं पर आधा सा या आधा श दिखे, तो सबसे पहले तो वहां पर क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अब यहाँ पर विसर्ग वाला तो एक ही विकल्प दिख रहा है। ठीक है, वो कौन सा है? भास्कर में भा जमा कर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में समंजित के विलोमार्थी शब्द की पहचान के। समंजित का अर्थ क्या होता है? जिसमें समझ हो, ये कह सकते हैं जो स्थिति को समझता हो, जिसने सामंजस्य स्थापित किया हो। ठीक है, सामंजस्य से रह रहा हो। तो इसका विपरीत क्या होता है? असमंजित होगा, कि जिसमें जो है सामंजस्य स्थापित ना किया। ठीक है, या जो दुविधा में हो, उसके लिए भी एक ये वर्ड हो सकता है, शब्द हो सकता है। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? असमंजित। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस वाक्य का प्रथम पद अशुद्ध है? प्रथम पद अशुद्ध होना। अब यहाँ पर देखते हैं प्रथम पद कैसे देखें, कि यहाँ पर जो है उपसर्ग वाले शब्द दिए गए हैं। जैसे निर जमा दोष क्या होता है? निर्दोष होता है। तो यहाँ पर निर उपसर्ग लगा है। सशक्त में क्या लगा है? स जमा शक्त। ठीक है, सशक्त है। अब यहाँ पर अति इंद्रिय में क्या है? अति जमा इंद्रिय। ठीक है, अति जमा इंद्रिय लगा है। ठीक, अब इसके बाद जो बचता है वो क्या है? निरोग। निरोग में क्या होता है? निहि जमा रोग। और ये क्या बनता है? जब विसर्ग होती है और इसके बाद कोई अंतस्थ व्यंजन आता है, तो क्या बन जाता है? निरोग बन जाता है। जैसे निहि जमा रस, क्या बन जाता है? नीरस बन जाता है। ठीक है, ये मात्रा किस में बदल जाती है? बड़ी की मात्रा में बदल जाती है। तो ये कई बार प्रश्न आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला है, निम्नलिखित में से तलवार शब्द के पर्याय का चयन कीजिए, यानी कि समानार्थी चुनना है हमें तलवार का। चाप जो है, चाप कई अर्थ होते हैं चाप के। चाप हमारी ज्यामिति में भी चाप होती है, ज्योमेट्री में भी चाप होती है। ठीक है, कुंभिल का अर्थ होता है चोर, और कीर का अर्थ होता है तोता। तो खंग का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तलवार। ठीक है, तलवार के और भी कई अर्थ है, आप कृपाण है ना? तो कई और भी अर्थ है जो आप ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि श्रद्धा एक सामाजिक
डैश है, उपयुक्त शब्द चुनकर उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, श्रद्धा एक सामाजिक शब्द है, इसमें उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब श्रद्धा क्या है? श्रद्धा हमारे मन में क्या होता है? अपराध तो नहीं हो सकता, श्रद्धा कोई अपराध नहीं है। श्रद्धा एक प्रभाव भी नहीं है कि जो कोई सामने आए और उसका प्रभाव हमारे प्रवंचना भी नहीं है। ठीक है, श्रद्धा क्या है? मन का एक भाव है। तो ये तीनों विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। श्रद्धा क्या है? एक सामाजिक भाव है, जैसे मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। उसको डैश पसंद है, उपयुक्त तत्सम शब्द चुनकर वाक्य की पूर्ति करे। तत्सम शब्द चुनना है, यानी कि जो संस्कृत का शब्द हो। हींग शब्द की बात करें तो हींग हमारा जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक, इसके बाद जो है हल्दी जो है हमारा तद्भव शब्द है, जो कि हरिद्रा, हल्दी क्या है? हरिद्रा का तद्भव है। संस्कृत में हल्दी को क्या कहते हैं? हरिद्रा। हरड़ जो है एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब लहसुन जो है वो क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या होगा? लहसुन। अगला हमारे सामने है, पहला पोत पैदा होने वाला। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पहले पैदा हो, तो जा जो होता है ना, जा प्रत्यय जो होता है कई बार लगा होता है, ये किसको दर्शाता है? जन्म लेने को। कैसे? उदाहरण देती है, देखो जैसे पंकज लिखा। ठीक है, पंकज किसके लिए, किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। नीरज किसे बोलते हैं हम? कमल को बोलते हैं, है ना। इसको भी कमल को ही बोलते हैं। तो पंख में जन्म लेने वाला, पंख मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, कमल। नीर पानी में जन्म लेने वाला, कमल। ऐसी अनुज जो बाद में पैदा हुआ हो। ठीक है, बाद में पैदा होने वाला कौन होता है? अनुज। अनुज का बड़ा भाई, अनुज हम छोटे भाई को कहते हैं, ये एक नाम भी है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? छोटा भाई। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बाद में पैदा हुआ, है ना। इससे पहले क्या होता है? अग्रज। अग्रज इसे कहते हैं बड़े भाई को कहते हैं। ठीक है, बड़े भाई को कहते हैं। तो पहले पहले कौन पैदा हुआ होगा? तो जाहिर सी बात है पहले अग्रज पैदा होगा। ठीक है, अब पूर्वगामी क्या है? जो पहले हो चुका हो, पूर्व रूप में चला गया हो। ठीक है, पूर्वज क्या होता है? हमारे पुरखे होते हैं जिन्होंने पूर्व, बहुत सारे, यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही, कईयों की बात हो रही है। अगला है, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन करें जिसका पदक्रम शुद्ध है, यानी कि शुद्ध पदक्रम है, वाक्य की दृष्टि से सही वाक्य है। अंगद ने रावण से दो टूक बात कही कि मेरे पैर जमीन से हटाकर दिखाओ तो राम बिना सीता के वापस चले जाएंगे। तो यहाँ वाक्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है, कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा। अगला है, वह घर जाता ही नहीं, कैसी पट्टी मेरे बेटे को पढ़ाई तुमने। ये क्या होगा? तुमने मेरे बेटे को कैसी पट्टी पढ़ाई है कि वह घर ही नहीं जाता। 99 के फेर में दोपहर को दमतुन करता है, जेठामल तीसरे पहर को नाश्ता। जेठामल 99 के फेर में दोपहर को दौतुन करता है और दोपहर को नाश्ता करता है। दो टूक कह देना ही होगा, आज की नाचना नाच ठीक नहीं तुम्हें। तो यहाँ पर भी अटपटा सा वाक्य। जो सबसे सही वाक्य क्या है वो कौन सा है? पहला विकल्प जो है वो सही वाक्य है कि अंगद ने रावण से दो टूक बात कही कि मेरे पैर जमीन से हटाकर दिखाओ तो राम बिना सीता के वापस चले जाएंगे। अगला जो है हमारे पास, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर भी उद्देश्य या उद्देश्य का विस्तार के साथ उद्देश्य पहले आए, विधेय बाद में आए, या वाक्य की क्रिया बाद में आए। यहाँ पर तो क्रिया है ही नहीं, आज्ञा का तो एंड नहीं हो रहा ये वाक्य, तो ये तो वैसे ही गलत है। ये भी वाक्य में एंड क्रिया से नहीं हो रहा, ये वैसे ही गलत। अब है दोनों, इन दोनों में। ठीक है, इनमें दोनों के अंत में क्रिया है, लेकिन क्या जो करता है, जो वाक्य का उद्देश्य है वो सही है। जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है, शासक की आज्ञा का जनता पालन करती है। यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? जनता के बारे में बात हो रही है, तो जनता को पहले आना चाहिए। तो जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है, तो सही विकल्प हमारा यही है। मुझे डैश नहीं मिला। ठीक है, निम्न में से विदेशज शब्द चुनकर वाक्य, उक्त वाक्य को पूरा करें। मुझे डैश नहीं मिला। हम, मुझे क्या नहीं मिला? मुझे समय नहीं मिला, ये भी ठीक है। साथ नहीं मिला, ठीक है। दर्शन नहीं मिले होता है तो ये विकल्प तो गलत है। मुझे मौका नहीं मिला, तो ये भी ठीक हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पर विदेशी शब्द से भरना है, ये ध्यान रखना है। विकल्प तो हमें तीन ठीक लग रहे हैं, लेकिन जब हम समय को देखते हैं तो समय संस्कृत भाषा का शब्द है, साथ हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, मौका हमारा उर्दू भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? उर्दू भाषा का शब्द, क्योंकि उर्दू एक विदेशी भाषा है। अगला है, पीछे पीछे चलने वाला। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे मित्र तो नहीं चलता, चल सकता है लेकिन उसके लिए शब्द ठीक नहीं है ना व्याकरण की दृष्टि से, तो ये विकल्प गलत है। सहयात्री कौन होगा? जो साथ में यात्रा करे। सह का मतलब साथ, जैसे सहपाठी जो साथ में जो है पढ़े। इसके बाद अनुवर्ती मतलब जो बाद में हो रहा हो। लेकिन अनुगामी, अनु मतलब होता है पीछे और गामी मतलब जाने वाला या चलने वाला, तो अनुगामी यहाँ पर सही विकल्प है। अगला प्रश्न है,
सो सुंदर मादक मदिरासी खंजन रख सुख प्रद प्रभुतासी, उक्त पंक्तियां निम्न में से किस अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर हमसे विशेष अलंकार का नाम नहीं पूछा, ये पूछा है शब्द। इसमें शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, या दोनों के कारण उत्पन्न हो रहा है चमत्कार, या ये पाश्चात्य यानी कि विदेशी अलंकार है। तो इस विकल्प को तो हम हटा देते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा का जो है ये है, आधुनिक कवियों ने बेशक पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग किया हो, लेकिन ये हमारी पुरानी पंक्तियां हैं। तो शब्द अलंकार होते हैं जहां पर शब्द के कारण काव्य में जो है प्रमुखता आती है। ठीक है। अर्थ अलंकार कौन से होते हैं? अर्थ अलंकार जहां अर्थ के कारण जो है काव्य में जो है विशेषता आती है, जैसे शब्द अलंकार कल हमने यमक पढ़ा था, श्लेष पढ़ा था, है ना। और अनुप्रास भी जो है शब्द अलंकार में आता है। अर्थ अलंकार जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि। अतिशयोक्ति, उभय अलंकार होते हैं जिनमें दोनों के कारण काव्य में चमत्कार हो रहा हो। तो यहाँ पर जो है मादक मदिरा सी, मादक मदिरा में देखो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास भी उत्पन्न हो रहा है, शब्द अलंकार भी है, और सी इत्यादि लगने से उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार की छवि भी हमें मिलती है। तो सही जो विकल्प क्या है यहाँ पर, हमारा उभय अलंकार। ओस का पानी होना अशुद्ध मुहावरे के रेखांकित शब्द को करेंगे। यहाँ पर पहले से शब्द बताया गया है कि ये गलत है, तो इसकी जगह हमें क्या करना है, सही शब्द चुनना है। तो सही मुहावरा क्या होता है, ओस का मोती होना, बुलबुला नहीं होता, छींटा भी नहीं होता, बूंद भी नहीं होता। ठीक है, बूंद हमें सही लग सकता है लेकिन ये नहीं होता। ओस का मोती होना जिसका अर्थ होता है क्षणभंगुर होना, यानी कि वो चीज जो अभी जल्दी ही नष्ट हो जाएगी, उसके लिए हम क्या कहते हैं, ओस का मोती होना। जैसे कांच की वस्तुएं ओस का मोती होती हैं, यानी कि जल्दी टूट जाती हैं इत्यादि, है ना। अब है कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश, जिसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, हिंदी समीक्षकों यानी कि समीक्षा करने वाले लोग जो क्या करते हैं, सही गलत बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद जिस आलोचक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, देखो दोनों एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, समीक्षक और आलोचक एक दूसरे के पर्यायवाची है ना। वह है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। उन्होंने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्यधारा को प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका तथा राष्ट्रीय साहित्य। वे काव्य में सौंदर्य विधायक तत्वों के उद्घाटन पर विशेष बल देते हैं। कथा साहित्य और नाटक की आलोचना वह इनके प्रभावी पक्ष को ध्यान में रखकर करते हैं। प्रसाद जी के नाटकों को वे स्वच्छंदतावादी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरुत्थानवादी कहना उपयुक्त मानते हैं। वे मूलतः छायावादी एवं स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में हिंदी समीक्षा में प्रतिष्ठित हुए। दूसरी ओर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परंपरा के समीक्षक हैं, किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से वे सहमत नहीं हैं। वे कबीर को एक उच्च कोटि का कवि और समाज सुधारक मानते हैं। कबीर की भाषा की शक्ति पर विचार करते हुए वे उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ साहित्य, हिंदी साहित्य, सूर साहित्य, कबीर आदि कृतियां उनके गंभीर चिंतन मौलिक विवेचन को उजागर करती हैं। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी अधिक है। मध्यकालीन धर्म साधना और तदयुगीन साहित्य का विश्लेषण करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। चलिए प्रश्न करते हैं। सबसे पहले जो है प्रश्न यहाँ पर क्या प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या है। तो उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है कि हमें ये बताया गया है शुक्ल के बाद के जो है परवर्ती जो है आलोचक कैसे थे, है ना। शुक्ल के बाद के जो है परवर्ती आलोचक कैसे थे, क्योंकि नंद दुलारे, सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, नंद दुलारे वाजपेयी का भी किया है, तो दोनों का किया गया है ना। और उसके बाद जो है हमें जो है स्वच्छंदतावादी आलोचकों के बारे में भी बताया गया, तो सिर्फ छायावाद की बात भी नहीं हुई। किसकी बात हुई है, शुक्ल परवर्ती हिंदी आलोचना, इसका सही शीर्षक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। तो समीक्षा भी हमने पढ़ लिया, समीक्षा तो है, आलोचना का पर्यायवाची है। मीमांसा भी, रस मीमांसा, निरूपण, निरूपण का अर्थ भी क्या होता है, विवेचना करना, सही गलत बताना। मीमांसा का अर्थ भी यही होता है, सही गलत बताना। तो कथोपकथन नहीं है। कथोपकथन होता है कि किसी ने एक बात कही और हमने उसके बदले दूसरी बात कही। तो यहाँ पर वार्तालाप नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो अपने विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है, आलोचना में क्या होता है, व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करता है, सही और गलत दर्शाता है किसी रचना के बारे में। तो सही क्या, इसमें से कौन सा आलोचना का पर्यायवाची नहीं है, कथोपकथन नहीं है। अगला है गद्यांश के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी किस वर्ग के आलोचक हैं। अभी हमने पढ़ा है कि गद्यांश के अनुसार जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी छायावाद के समर्थक माने जाते हैं, है ना। तो ये हमारा विकल्प सही है।
अगला है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। ये अगर हम गद्यांश ना भी पढ़ें तो हमें याद होना चाहिए कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, ये अगर प्रश्न गद्यांश में ना भी दिया होता ना तो भी आपको याद होना चाहिए कि ये इसका उत्तर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक प्रश्न बीच में रह गया कि उजागर शब्द के अर्थ का चयन कीजिए। उजागर का क्या अर्थ होता है? उजागर का अर्थ होता है हमारे सामने लेकर आना, ठीक है, प्रकट कर देना। किसी जो चीज छुपी हुई थी उसके चीजों को हमारे सामने प्रकट कर देना। तो उज्जवल नहीं होता इसका अर्थ। ध्वस्त मतलब तो जो है नष्ट कर देना होता है। तीव्र मतलब तेज होता है। और इसका अर्थ क्या हो सकता है? प्रकट हो सकता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर विकल्प सबसे उचित है। चलिए कल मिलते हैं फिर से इस वीडियो के बाद अगली क्लास में, जो है PYQ सीरीज़ की चौथी क्लास में कल मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।